हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। मैं आज आपको एनसीईआरटी बेस्ड 50 क्वेश्चन का डिस्कशन काफ़ी डिस्कशन के साथ मैं करवाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता था। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो था उसको मृतकों का टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज पूछेगा कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का खोज। और मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। पुरातत्व विज्ञान का पिता पूछ रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? तो एलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग पुरातत्व विज्ञान का पिता कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और तीसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। दोस्तों, ऐसा कौन सा धातु था जो सिंधुवासी उसका प्रयोग नहीं करते थे? दोस्तों, सिंधुवासी को लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा। अगर लोहा ऑप्शन में न रहे तो तलवार भी कभी कभी रहता है। लोहा यानी तलवार का ज्ञान सिंधुवासी को नहीं था। अच्छा, सिंधुवासी ने सर्वप्रथम पूछेगा कपास उगाया था। क्या उगाया था? कपास पूछेगा सर्वप्रथम किसने उगाया था? तो कपास उगाया था इसी सिंधुवासी ने उगाया था। अच्छा, कपास जो का उत्पादन पूछेगा किस मिट्टी में होता है? तो ये काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। इसलिए काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और काली मिट्टी को हम लोग रेंगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगुर मृदा भी कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? इसका एक ट्रिक है भैया, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक लड़का था जिसका नाम था मोहना। क्या नाम था? मोहना। मोहना से याद रखना है मोहनजोदड़ो। और वो पंडित था। कौन? क्या था? पंडित था। और रोज़ सुबह सुबह नहाता था। रोज़ सुबह सुबह नहाता था। नहाना से याद रखना है स्नानागार। क्या याद रखना है? स्नानागार। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत बड़ा स्नानागार हमको कहाँ से मिला है? तो बिना सोचे समझे आपको आंसर लगाना है मोहनजोदड़ो। अच्छा, वो सुबह सुबह नहाता था और खाना भी ब्राह्मण था तो खाना भी दबा के खाएगा। तो खाएगा तो याद रखना, खाएगा क्या? अन्न खाएगा तो अन्नानागार। अन्न खाएगा तो अन्नानागार। तो मोहना खैबो करता था दबा करके, तो पूछेगा अन्नानागार, विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता में हमको कहाँ से मिला? तो भी आपको आंसर लगाना है मोहनजोदड़ो। अच्छा और क्या करता था? और ये लड़का जो था अच्छा अच्छा कपड़ा भी पहनता था। मोहना क्या करता था? अच्छा अच्छा कपड़ा भी पहनता था। लेकिन कपड़ा कैसा पहनता था? सूती वस्त्र। कैसा पहनता था? सूती वस्त्र। पूछेगा सूती वस्त्र का साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। लेकिन मोहना जो था, इसका एक लक्षण बहुत ख़राब था। ये बहुत खच्चर था। इसको एक लक्षण इसका बहुत ख़राब था। क्या था? ये डांस देखने का शौकीन था। डांस देखने का शौकीन था। तो ये डांस मतलब कासे की नर्तकी। पूछेगा ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस सब का आंसर यही होने वाला है। चलिए, मैंने आपको अच्छा से समझाने का प्रयास किया। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? दोस्तों, सोने का सिक्का पूछ रहा है, सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानी ने जारी किया था। किसने किया था? हिंद यूनानी ने किया था। अच्छा, पूछेगा किस काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? तो आपको बताना है गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। अच्छा, गुप्त वंश का स्थापना पूछेगा किसने किया था? तो गुप्त वंश का स्थापना किया था किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पूछेगा कौन था? तो आपको बताना है समुद्रगुप्त। क्या बताना है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त का जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, शक संबंध का आरंभ किसने किया था? दोस्तों, शक संबंध का जो आरंभ किया था वो किया था कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। इन्होंने अपने जन्मदिन पर, कनिष्क का जो जन्मदिन था वो 78 एडी, कब? 78 एडी में शक संबंध चलाया। एक कैलेंडर था जो अपने जन्मदिन के अवसर पर चलाया था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, शक संबंध का आरंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। दोस्तों, कनिष्क को हम लोग कहते हैं दूसरा अशोक। क्या कहते हैं? दूसरा अशोक भी कहते हैं। अच्छा, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का चौथा संगीति हुआ। चौथा संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में, जिसका कौन करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? भूमि अनुदान की प्रथा को जो आरंभ किया था दोस्तों, सातवाहन ने किया था। किसने किया था? सातवाहन ने किया था। अगर पूछे सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था? आपको बताना सिमुक। किसने किया था? सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया था। और सातवाहन वंश का सबसे खतरनाक, सबसे महाशक्तिशाली प्रतापी राजा पूछे कौन था? तो आपको बताना गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए आज
एक ग्रंथ है दोस्तों, काफ़ी विवादित ग्रंथ है, कई बार जो है इस ग्रंथ पर आलोचना किया गया है। मनुस्मृति, मनुस्मृति एक ग्रंथ है, इसकी रचना काल कब का है? तो इसका जो रचना काल है वो कब का है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मृच्छकटिकम पूछ रहा है, किसकी रचना है? मृच्छकटिकम दोस्तों वो शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की है। वहीं अगर कालिदास का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं कालिदास का बता रहा हूँ कौन कौन सा किताब कालिदास लिखा था। तो मेघदूतम, कौन? मेघदूतम, 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 और उसके बाद में अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब किसका रचना था? ये सब कालिदास का रचना था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और आर्यभट्ट ने किसका खोज किया था? जीरो का खोज किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चैत्य क्या है? दोस्तों चैत्य जो एक शब्द है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसी को हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं। चैत्य, अच्छा चैत्य, और एक होता है विहार। विहार क्या होता है? विहार। दोनों का संबंध किस धर्म से है? दोनों वर्ड का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो चैत्य क्या है? तो बौद्धों का पूजा स्थल है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 12 अंग संबंधित है। दोस्तों जैन धर्म में एक सिद्धांत है, टोटल 12 अंग है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। जैन धर्म का वही पूछे स्थापना किसने किया था? तो आपको बताना ऋषभदेव। किसने किया था? ऋषभदेव। जैन धर्म का स्थापना ऋषभदेव ने किया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा कौन था? तो महावीर स्वामी था। कौन था? महावीर स्वामी था। इसका बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हुए। कितना? 24वां तीर्थकार हुए। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संगम साहित्य की रचना हुई। दोस्तों संगम काल पूछ रहा है कि ये संगम काल, दोस्तों संगम काल जो है विजयनगर साम्राज्य के काल में हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य का कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में हो गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। साउथ वाला एरिया हो गया ना, कर्नाटक जो हो गया, तो ये दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवाहन का सबसे महान शासक कौन था? वही बताइए। सबसे महान शासक बोले या सबसे प्रतापी राजा बोले या सबसे खतरनाक राजा बोले, कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पीछे मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अकबरनामा की रचना किसने की? दोस्तों एक ग्रंथ है मुगल काल में, अकबरनामा। इसका रचना किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। अकबरनामा, अच्छा अकबरनामा का जो प्रारंभिक नाम है, अबुल फजल का एक किताब है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, आईने अकबरी। क्या किताब है? आईने अकबरी। आईने अकबरी को पूछेगा कितना भाग में बांटा गया है? तो आईने अकबरी को टोटल 5 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? अकबरनामा कहलाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल। और आईने अकबरी का ये तीसरा ही भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अकबरनामा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? दोस्तों अकबर का वित्त मंत्री जो था वो कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। इसके दरबार में नवरत्न रहता था। अच्छा अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अकबर के अलावा और किसके दरबार में नवरत्न रहता था, तब आपको बताना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या बताना है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बताना है। अच्छा शिवाजी महाराज के समय में क्या रहता था? अष्टदिग्गज। क्या रहता था? अष्टप्रधान किसके काल में था? तो अष्टप्रधान शिवाजी के काल में था। अष्टदिग्गज किसके काल में था? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमों उत्कर्ष पर पहुंची? दोस्तों मुगलकालीन चित्रकला यानी कि मुगल काल का स्वर्ण काल पूछ रहा है, किसके समय को हम लोग कहते हैं? तो वो हम लोग कहते हैं मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहते हैं। किसके काल को कहते हैं? जहांगीर के काल को कहते हैं। इसी के समय में क्या हुआ? चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। जहांगीर का अगर बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है शेखू बाबा। क्या नाम था? शेखू बाबा। इसका वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? दोस्तों लाडली बेगम जो थी वो नूरजहां की पुत्री थी। किसकी थी? नूरजहां की पुत्री थी। नूर मतलब होता है रोशनी, जहां मतलब होता है संसार। तो नूरजहां किसकी बीवी थी? तो दोस्तों ये नूरजहां जो था वो जहांगीर की पत्नी थी। कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। और नूरजहां से जब ये शादी करता है जहांगीर, तो पहली बार जब नूरजहां को जब ये देखता है अकबर के दरबार में नवरोज़ के त्यौहार पर जब ये देखता है, तो जहांगीर ने इसी से जहांगीर क्या करता है? इन्हीं से विवाह कर लेता है। और विवाह करने के बाद में इसका नूरजहां का नाम को चेंज कर देता है और इसका नाम रख देता है नूरजहां, मेहरू निसा। क्या रख देता है? मेहरू। पहले नहीं सॉरी दोस्तों, नूरजहां का पहले नाम था मेहरू निसा। क्या नाम था? मेहरू निसा। मेहरू निसा का नाम बदल कर क्या कर दिया? नूरजहां कर दिया था। कौन कर दिया था? जहांगीर कर दिया था। मेहरू निसा देखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया?
नूरजहाँ कर दिया। नूर मतलब रोशनी, जहाँ मतलब संसार से पूरा संसार को रोशनी करने वाला, इसलिए इसका नाम रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण कराया गया था जहां आरा के द्वारा। किसके द्वारा? जहां आरा के द्वारा। अब ये जहां आरा कौन है? मैंने आपको बताया था बाबर का टोटल 14 संतान था। कितना संतान था? 14 संतान था, जिसमें 7 वो मर गया। कितना मर गया? 7 मर गया और 7 टपक गया, 7 बच गया। 7 बच गया। कौन कौन? दारा सिको, उसके बाद में मुराद बख्श, औरंगजेब, इस प्रकार 3 वो बहन थी, हुस्न आरा, रोशन आरा, जहां आरा। ये तीनों बहन थी। किसका? हुमायूं का। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, अकबर यानी कि बाबर का जो है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा ने करवाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह जो था वो कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। इसी के समय में 1857 का क्रांति हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? दोस्तों गोपुरम का अर्थ होता है मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है? मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। इसलिए इसका ऑप्शन अब क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? दोस्तों तेनालीराम का जो संबंध है वो विजयनगर सम्राट से है। विजयनगर सम्राट का स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर राव और बुक्का राव ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के अंदर टोटल 4 वंश आता था। कितना वंश आता था? टोटल 4 वंश आता है। कौन कौन सब बताना? संगम, सालू, तुलुक और विदु। ये चारों वंश का नाम आप याद रख लीजिएगा। चलिए जैसे मैं आपको याद रखता संगम, सालू, तुलु और विदु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत जो थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? दोस्तों सुल्तान उल हिंद के नाम से हम लोग जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसको जानते हैं? ऑप्शन अ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। शेख सलीम चिश्ती का भी मकबरा कहाँ है? अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया ये किसका गुरु था? ये मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और अमीर खुसरो का भी गुरु था। किसका गुरु था? अमीर खुसरो का गुरु था। अमीर खुसरो को हम लोग कहते हैं चूतिए ए हिंद। सॉरी दोस्तों, चूतिए नहीं, तूतिए ए हिंद। क्या कहा जाता है? तूतिए ए हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार या नीतियों का पंडित ये कहा जाता है हुएन सांग को। किसको कहा जाता है? हुएन सांग को। पूछेगा हुएन सांग किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में ही बौद्ध धर्म का 5वां संगीति हुआ था कन्नौज में। कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था। फाहियान का किताब का नाम क्या है? फोक्यूकी। क्या है? फोक्यूकी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? दोस्तों कैप्टन हॉकिंस जो था वो एक अंग्रेज था। इसको आना था अकबर के समय में, लेकिन अकबर तब तक में टपक चुका था और इसके जगह पे कौन राजा बना था? अकबर के जगह पे कौन बना था? तो उस समय जहांगीर राजा बना हुआ था। तो ये पहुंचता है जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के दरबार में जब पहुंचता है तो ये इंग्लिश में काफ़ी अच्छा से बात कर लेता है। इसलिए जहांगीर ने खुश होकर इसका नाम रख देता है इंग्लिश खां। क्या नाम रख देता है? कैप्टन हॉकिंस का इंग्लिश खां। आप ये बात याद रख लीजिएगा। पूछेगा कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ये जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल और उसके बाद में कैप्टन हॉकिंस। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, जोतदार प्रायः कहाँ रहते थे? जोतदार मतलब गाँव में जो खेती होता है, जिसको जोता जाता है, वो लोग कहाँ रहते थे? वो गाँव में रहते थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी यानी भूमि का मालिक कौन होता था? अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का जो मालिक होता था वो जमींदार होता था। कौन होता था? जमींदार होता था। जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन होता था? किसान होता था। रैयत का अर्थ पूछे क्या होता है तो बताना है किसान होता है। ये सब प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, अवध के साथ बेलेजली ने सहायक संधि कब किया था? अवध के साथ लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि 1801 में किया था। अच्छा, इसके अलावा मैं और भी कुछ प्रश्न को बताता हूँ। अगर पूछे राज हड़प का नीति, राज हड़प का सिद्धांत या कहेगा राज हड़प का सिद्धांत किसने लगाया था? तो या गोद निषेध प्रथा, इन दोनों को चलाया था। कौन चलाया था? लॉर्ड डलहौजी। किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए और पूछेगा अंग्रेजों ने पहला राज को कौन सा हड़पा था? सतारा को हड़पा था।
आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। दोस्तों 1857 के क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। हमको पता है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी से इसका शुरुआत हुआ था। इस आंदोलन का शुरू होने का कारण था चर्बी वाला कारतूस, आपको पता ही होगा। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा, 1857 के क्रांति के समय पूछ रहा है कि बिहार का नेता कौन था। वो था बाबू वीर कुंवर सिंह। ये आरा भोजपुर के जमींदार फैमिली से था। आरा भोजपुर के जमींदार फैमिली से था। 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों का नानी याद दिला दिया था। कौन था? बाबू वीर कुंवर सिंह। अगर पूछेगा बिहार से कौन था तो बाबू वीर कुंवर सिंह। अगर बिहार में स्पेशल जगह पूछेगा कि 1857 के क्रांति में पटना से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो एक पुस्तक विक्रेता था जिसका नाम था प से पटना प से पीर अली। आप ये बात याद रख लीजिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है पलासी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पलासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हारा था और अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। और पलासी यही पूछ रहा है कि यह स्थान कहाँ पर है। तो पलासी का स्थान मैं आपको बता देता हूँ। पलासी पश्चिम बंगाल के दुर्नदिया जिला के भागीरथी नदी के तट पर एक गांव पड़ता है जिसको हम लोग पलासी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें बताया गया था भारत में एक सुप्रीम कोर्ट खोला जाएगा जिसका मालिक एलिजा एम्पे होगा। जिसका अध्यक्ष कौन होगा? एलिजा एम्पे होगा। और इसका मदद करने के लिए 3 आदमी होगा जिसको हम लोग LHC के नाम से जानेंगे। किस नाम से? LHC। एल से लेमिंग, एस से हेडिंग, सी से चैम्बर्स। लेमिंग, हेडिंग, चैम्बर्स, ये तीनों इसका एलिजा एम्पे का मदद करने के लिए 3 और अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति किया गया था। तो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब खोला गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से खोला गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसका जज किसको बनाया गया था? एलिजा एम्पे को बनाया गया था। चलिए भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? ये लाया गया था 1911 ईस्वी में। कब लाया गया था? इसको लाया था लॉर्ड हेडिंग सेकेंड। किसने लाया था? लॉर्ड हेडिंग सेकेंड ने कलकत्ता से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया। भारत में जनगणना जो हुआ दोस्तों 1872 ईस्वी में पहली बार हुआ था। और कौन कराया था? तो कराया था लॉर्ड मेयो। कौन कराया था? लॉर्ड मेयो ने कराया था। जबकि नियमित रूप से जनगणना पहली बार कराया था लॉर्ड रिपन ने। प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होता है, तो प्रत्येक राज्य में जनगणना 1881 ईस्वी में नियमित रूप से किसने कराया था? तो लॉर्ड रिपन ने करवाया था। पहली बार पूछेगा तो लॉर्ड मेयो। आप ये बात याद रख लीजिए। चलिए बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। दोस्तों बंगाल का विभाजन पूछ रहा है कि कौन सा वायसराय ने किया था। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। देखिए ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है? हाँ, कर्जन पड़ी हमको दिख रहा है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, 1905 ईस्वी में एक आंदोलन और चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन। कौन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? बंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मतलब अपना भारतीय वस्तु को अपनाना है, विदेशी वस्तु को ठुकराना है, यही था। आज जो मोदी जी चाइना का विरोध कर रहा है, इनसे पहले कई बार कर चुका था इतिहास में। हम लोग पहले भी बहुत स्वदेशी हम लोग अपना चुके हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। ये तो बता ही दिए। सूरत फूट कब हुआ था। दोस्तों कांग्रेस में हो गया फूट तो अब कांग्रेस गया टूट। कांग्रेस जब टूट गया तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में ये टूट गया था। याद रख लीजिएगा 1907। इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 या 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का पूछेगा कि नेता कौन था विश्व में नेता था, वो था अली मुस्लियार। कौन था? अली मुस्लियार नहीं, सॉरी, विश्व में जो इसका नेता था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कौन था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और भारत में इसका नेता कौन था? अली मुस्लियार था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों आपने पीके मूवी देखा होगा, उसमें जो बाबा होता है वो कहता है कौन है ये पीके, कहाँ से आया है? तुर्रम खां है या परवेज खां है या मुस्तफ़ा कमाल है? यही मुस्तफ़ा कमाल का बात वो करता है। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा कहाँ का था? तुर्की का शासक था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। खिलाफत आंदोलन के समय ये पूरा विश्व का नेतृत्व कर रहा था। भारत में कौन कर रहा था? तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब किया था। वो किया था 1940 ईस्वी में।
कब किया था? 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। पूछे कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और यहाँ का मुद्रा को हम लोग कहते हैं टाका। क्या कहते हैं? टाका कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। 40 नंबर का प्रश्न है। 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा का जो बैठक होता था एक दिन छोड़ करके एक दिन होता था। तो पहली बार जो इसका बैठक हुआ था, संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो था, नहीं सॉरी दोस्तों, या प्रारूप समिति पूछ रहा है, तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? आप लोग कमेंट में बताइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सर्च कीजिए ITIHAS इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।